नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ शारीरिक क्रिया, अरिहंत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गांधीनगर। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने वाइटल कैपेसिटी के बारे में देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके बाद वाइटल कैपेसिटी की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है वो देखा, और हमने फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल वेरिएशन जो कि वाइटल कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में भी देखा, और साथ में हमने वाइटल कैपेसिटी को मेजर किस तरह से किया जाता है उसे भी देखा। तो उसकी एक क्विक रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को जाएंगे। तो डेफिनेशन क्या होती है वाइटल कैपेसिटी की? वाइटल कैपेसिटी इज अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ लंग फोर्सफुली आफ्टर अ मैक्सिमल और डीप इंस्पिरेशन। मतलब डीप इंस्पिरेशन लेने के बाद कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपेल्ड आउट किया जाता है लंग से फोर्सफुली, उसे ही हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि जो वैल्यू होती है वाइटल कैपेसिटी की नॉर्मल, वो कितनी होती है? तो वो रहती है 4800 ml। उसके बाद हमने वेरिएशंस देखे, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस। तो उनमें हमने देखा सेक्स के बारे में देखा, उनमें हमने देखा कि मेल्स में वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। बॉडी बिल्ड में हमने देखा हेवीली बिल्ड पर्सन जो होते हैं उनमें वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लीन पर्सन। उसके बाद पोस्चर में हमने देखा स्टैंडिंग पोजीशन में वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा आती है। एथलेट्स में देखा वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। ऑक्यूपेशन, अगर सीडेंटरी जॉब जो करते हैं उनमें कम होती है, और जो हेवी वर्कर्स होते हैं उनमें वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमने पैथोलॉजिकल वेरिएशंस देखे कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होती है। तो उसमें हमने सबसे पहले एस्थमा, एम्फेसिमा, निमोनिया, न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, पायोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स, ये सारी जो कंडीशंस है इनमें वाइटल कैपेसिटी को डिक्रीज होते हुए देखा है। उसके बाद हमने मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है वाइटल कैपेसिटी के, उसके बारे में देखा। तो वहाँ पे हमें पता चला कि स्पायरोमीटर की मदद से हम वाइटल कैपेसिटी को काउंट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी के बारे में देखेंगे। दोस्तों, अब हम फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। Forced vital capacity is the volume of air that can be exhaled forcefully and rapidly after maximal और deep inspiration। मतलब वाइटल कैपेसिटी जैसे ही डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे फोर्सफुली या रैपिडली हम एक्सहाल्ड करते हैं, वो हमें याद रखना है। तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? एक वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जिसे कि फोर्सफुली एक्सहाल्ड या फोर्सफुली उसको बाहर फेंक दिया जाता है, या क्विक या फास्ट या रैपिड उसको लंग से बाहर फेंक दिया जाता है आफ्टर मैक्सिमल डीप इंस्पिरेशन। मतलब डीप इंस्पिरेशन होने के बाद जो एयर का वॉल्यूम हम फोर्सफुली या रैपिडली बाहर फेंकते हैं उसे ही हम फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो उसको हम फिर से पढ़ेंगे। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहाल्ड फोर्सफुली एंड रैपिडली आफ्टर अ मैक्सिमल और डीप इंस्पिरेशन। इट इज़ अ डायनेमिक लंग कैपेसिटी। ये जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी होती है वो डायनेमिक लंग कैपेसिटी होती है। नॉर्मली फोर्स वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी, जैसे मैंने अभी बताया कि वाइटल कैपेसिटी जैसी ही होती है। हाउएवर सम पल्मोनरी डिसीजेस फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी इज डिक्रीज। लेकिन कुछ पल्मोनरी डिसीजेज या लंग से रिलेटेड जो डिसीज होती है कुछ, उनमें हम देखते हैं कि फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे फोर्स वाइटल कैपेसिटी को हमने समझा कि वो वाइटल कैपेसिटी जैसी ही होती है, लेकिन कुछ पल्मोनरी डिसीजेस होती है जिनमें कि फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी कम हमें दिखाई देती है। तो आगे हम देखेंगे कि फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है और टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। तो ये अलग अलग कंसेप्ट है दोस्तों, इन्हें हमें याद रखना है। ये आपको याद रखना है तो इन्हें हमको रोज़ इसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, तो ही इनमें जो वेरिएशंस है, माइन्यूट वेरिएशंस है, लेकिन उन्हें समझने के लिए आपको उनका रोज़ नित्य अभ्यास करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अब हम फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे। तो दोस्तों, इसे समझना है तो इस तरह से समझेंगे। यहाँ पे भी कितने अमाउंट ऑफ एयर या कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर किया जा रहा है फोर्सफुली, उसे ये हमें याद रखना है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। मतलब डीप इंस्पिरेशन लेने के बाद कितने वॉल्यूम ऑफ एयर को फोर्सफुली एक्सपायर्ड किया जाता है इन पर्टिकुलर टाइम या इन अ गिवन टाइम, उसे ही हम फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कहते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हमें समझना है कि एक पर्टिकुलर या गिवन टाइम में कितनी अमाउंट ऑफ या कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को फोर्सफुली एक्सपायर किया जाता है, उसे ही हम फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। इसे टाइम वाइटल कैपेसिटी भी कहा जाता है या फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वाइटल कैपेसिटी भी कहा जाता है। इट इज़ अ डायनेमिक लंग वॉल्यूम। ये भी डायनेमिक लंग वॉल्यूम की तरह ही काम करता है। डायनेमिक मतलब जब मूवमेंट होती है या जब ब्रीदिंग चालू रहता है उस वक्त। तो यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे 3 स्लॉट्स दिए गए हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम के, उसे अब हम देखेंगे। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली इन 1 सेकंड। मतलब 1 सेकंड में कितने अमाउंट या कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर्ड किया जाता है फोर्सफुली, उसे हम FEV1 कहेंगे। नेक्स्ट है FEV2, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 2, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली इन 2 सेकंड्स। मतलब 2 सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर्ड किया जाता है। और थर्ड जो है FEV3, मतलब फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 3, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली इन 3 सेकंड। तो यहाँ पे पहले 1 सेकंड में कितनी वॉल्यूम को एक्सपायर किया जाता है, 2 सेकंड में कितनी वॉल्यूम को एक्सपायर किया जाता है और 3 सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर किया जाता है। उस हिसाब से हम फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को निकाल सकते हैं और उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो दोस्तों अब हम नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम के, उसके बारे में देखेंगे। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन अ पर्सन विद नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शन इज एज फॉलो। मतलब जिस व्यक्ति के रेस्पिरेटरी फंक्शंस नॉर्मल है उस व्यक्ति में फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितना रहता है उसे अब हम देखेंगे। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू 83% ऑफ द टोटल वाइटल कैपेसिटी। यहाँ पे दोस्तों हमें देखना है वाइटल कैपेसिटी अगर 100 है तो उसके 100 में 83% ये फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम से आते हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 2, उसमें 94% ऑफ टोटल वाइटल कैपेसिटी रहती है। और थर्ड जो कंडीशन है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 3, उसमें 97% ऑफ टोटल वाइटल कैपेसिटी। मतलब वाइटल कैपेसिटी में जितनी एयर एक्सपेल्ड आउट होने वाली है उसमें फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी की मदद से 97% तक वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर्ड किया जाता है। और आफ्टर 3 सेकंड इज इक्वल टू 100% ऑफ द टोटल वाइटल कैपेसिटी। मतलब जितनी वाइटल कैपेसिटी है उतना ही फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम की मदद से वॉल्यूम ऑफ एयर को बाहर एक्सपायर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है पहले सेकंड में 83%, दूसरे सेकंड में 94%, थर्ड सेकंड में 97% एंड थर्ड सेकंड के बाद 100% ऑफ टोटल वाइटल कैपेसिटी फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को एक्सपायर किया जाता है। तो दोस्तों ये समझने के बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे significance of determining forced expiratory volume. Significance of determining forced expiratory volume. Vital capacity may be almost normal in some of the respiratory diseases. तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बताया है कि वाइटल कैपेसिटी जो होती है ऑलमोस्ट नॉर्मल होती है। कुछ रेस्पिरेटरी डिसीजेस है या कुछ रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती है जिनमें वाइटल कैपेसिटी ऑलमोस्ट नॉर्मल की तरह ही रहती है। हाउएवर द फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम हैज़ ग्रेट डायग्नोस्टिक वैल्यू। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है उसमें कुछ नैदानिक या निदानिक कुछ वेरिएशंस होते हैं या उसके कुछ महत्व होते हैं। एज इट इज़ डिक्रीज सिग्निफिकेंटली इन सम रेस्पिरेटरी डिसीज, क्योंकि ये फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है वो कुछ डिसीज़ में कम होता हुआ हमें दिखाई देता है। इट इज़ वेरी मच डिक्रीज इन ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज लाइक अस्थमा एंड एम्फिसिमा। दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि अस्थमा में क्या कंडीशन आती है। तो अस्थमा में जो एल्वियोलाई होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। उनकी वजह से हम सांस तो अंदर ले पाते हैं लेकिन अगर उसे हम एक्सपायर करना चाहें तो वहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज उत्पन्न होती है, क्योंकि एल्वियोलस क्लोज होते हैं। उसकी वजह से लंग का जो पूरी तरह से कॉम्प्रेशन होना चाहिए या जो एयर होती है लंग्स में वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाती है या एल्वियोलर में कॉन्स्ट्रिक्शंस निर्माण होते हैं उनकी वजह से। या फिर एम्फेसिमा की जो कंडीशन है इसमें भी ये जो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है वो कम होता हुआ दिखाई देता है। तो ये दोनों भी कंडीशन है ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ के, उसमें हम देख सकते हैं कि फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है। इट इज स्लाइटली रिड्यूस इन सम रेस्ट्रिक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीज लाइक फाइब्रोसिस ऑफ लंग। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव होने के बाद रेस्ट्रिक्टिव डिसीज़ जो मतलब जहाँ पे हम इंस्पिरेशन करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ में हमें
एक्सपिरेशन करने में डिफ़िकल्टी होती है, और ये जो रेस्ट्रिक्टिव डिसीज़ है उनमें हमें इंस्पिरेशन करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो इंस्पिरेशन कहाँ पे करने में डिफ़िकल्टी होगी? अगर लंग में फाइब्रोसिस हो गया, फाइब्रोसिस होने की वजह से हम सांस अच्छी तरह से अंदर नहीं ले पाते, या कुछ ट्यूमर की जैसी कंडीशन उत्पन्न हो गई, उनमें भी हम सांस को अंदर इजीली नहीं ले पाते। मतलब ट्रकिया में कहाँ कहीं पे ट्यूमर आ गया, या ट्रकिया में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो उस वजह से एयर रिस्ट्रिक्ट होती है एल्वियोलाई की तरफ जाने में। तो ये जो दो कंडीशंस है, एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ और दूसरी जो है रिस्ट्रिक्टिव डिसीज़, इनमें हमें ये फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है वो बहुत कम या कम होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसमें हम ये जो ग्राफ है इस पे हम देखेंगे फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को। तो इस डायग्राम में अब हम फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो पहला ग्राफ बताया गया है, यहाँ पे ये जो है वॉल्यूम है, और नीचे हम देख सकते हैं सेकंड्स। तो यहाँ पे FE1, FE2, FE3, अगर ये मैक्सिमम एक्सपायरेटरी लेवल और मैक्सिमम इंस्पायरेटरी लेवल ये नॉर्मल कंडीशन में किस तरह से होता है ये हम देख सकते हैं। अगर रेस्ट्रिक्टिव डिसीजेज है, मतलब जहाँ पे हमें इंस्पिरेशन करने में प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम इंस्पिरेटरी लेवल का जो सेकंड्स है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1-2 सेकंड में ही इंस्पिरेशन हो गया, और फिर एक्सपायर करने में हम वो टाइमिंग बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों जब हम ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ के बारे में बात करते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ लाइक अस्थमा, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब इंस्पिरेशन करते हैं तब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपायरेशन का टाइमिंग यहाँ पे बढ़ा हुआ नज़र आता है। तो दोस्तों यहाँ पे दो कंडीशन हमें इजीली समझ में आ सकती है कि, तो दोस्तों इस डायग्राम से हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो रेस्ट्रिक्टिव डिसीजेस होती है उनमें इंस्पिरेशन करने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम इंस्पिरेटरी लेवल तक हमें जाना पड़ता है, मतलब ज़्यादा फोर्सफुली हमें इंस्पायर करना पड़ता है, क्योंकि इंस्पिरेशन में तकलीफ होती है। और एज़ कम्पेयर टू ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ में वहाँ पे इंस्पिरेशन इजीली होता है। लेकिन जब हम एक्सपायरेशन की बात करते हैं तो रेस्ट्रिक्टिव डिसीज़ में एक्सपिरेशन जो होता है वो इजीली होता है, कम टाइमिंग में हो सकता है। लेकिन जब हम ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे एक्सपिरेशन में ज़्यादा टाइम लिया जाता है। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट हमें समझनी होगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो आज के टॉपिक में हम यहाँ रुकेंगे। थैंक यू।